हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों जैसे कि आप लोग का क्लास 12 का सेंटअप एग्जाम आप लोग की चल रही है। अब आप लोग का ज्योग्राफी का पेपर होना है और आप लोग का डिमांड था कि सर ज्योग्राफी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कीजिए। तो फाइनली बच्चों मैंने आपको ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव का आंसर की आप लोगों तक प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन आप लोग का डिमांड अब क्या है कि सब्जेक्टिव का भी कर दीजिए। तो फाइनली बच्चों मैं सब्जेक्टिव का भी लेकर के आ गए। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव का नहीं देखें तो बिल्कुल घबराइए नहीं, इसी में फिर आपको ऑब्जेक्टिव का भी हम बताएंगे। तो पहले हम लोग इसका सब्जेक्टिव का देख लेते हैं। उससे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि जब तक अगर आप सेंटअप एग्जाम क्वालिफाइड नहीं करते हैं तब तक आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए सेंटअप एग्जाम में क्या है कि एक ही क्वेश्चन पेपर आप लोग का होता है, पूरे बिहार में एक ही क्वेश्चन पेपर का जो है एग्जाम कंडक्ट करा रहा है बिहार बोर्ड। और देखिए अलग अलग डे पे अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सब्जेक्ट की एग्जाम हो रही है। तो देखिए आप लोग अगर जो एग्जाम दिए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो नहीं दिए उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जो दे दिए तो इसका आंसर की को मिला लीजिएगा, जो अगर नहीं दिए बाबू इसका आंसर की को आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, इसका आंसर की को नोट कर लीजिए या इसका 2 से 3 बार अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से आपको पूरा सेम टू सेम होगा आप लोग का यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास में एंड तक बने रहना है। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चाहते हैं 2025 के एग्जाम में हम बेहतर अंक लेकर आए तो इस चैनल के साथ आप बने रहिएगा। एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग बाबू शेयर कर देंगे। तो चलिए डियर हम लोग जो है अब इसका क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है बाबू, थोड़ा धुंधुला देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए। इसका आंसर बहुत अच्छे से आप लोग के लिए लेकर के आ गए, बस आपको घबराना नहीं है। देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला आपको देखिए लघुत्तर, हम लोग खंड बी में आपका क्या है लघुत्तर प्रश्न है। इसमें आपका कितना 20 प्रश्न रहेंगे, उसमें से मात्र आपका कितना 10 प्रश्न का ही आपको आंसर देना होता है। ठीक है, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका क्या है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर भी मिलेगा, बस आप 1 मिनट वेट कीजिए, मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, फिर इसका आंसर की अच्छे से लेकर के आए और आंसर को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा या देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए साक्षरता दर क्या है, उसके बाद बात करेंगे मानव विकास सूचकांक क्या है, गहन निर्वाह कृषि क्या है। देखिए आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन फुल एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं कि क्या क्या आपका जो है क्या इसका आंसर देने वाले हैं ना। मानव विकास सूचकांक क्या है, उसका देखिए गहन निर्वहन कृषि की 2 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। स्वच्छंद उद्योग क्या है, उसका तृतीय क्रियाकलाप की 2 उदाहरण दीजिए। मानव भूगोल की 2 उपगम का उल्लेख कीजिए। उसके बाद क्या है, जल परिवहन के 2 लाभ बताइए। 2 प्रादेशिक है ना भूगोल का नाम लिखिए। आगे देखेंगे इसका क्या है आपका यानी 2 प्रादेशिक है ना व्यापार समूह का नाम लिखिए। उसका ग्रामीण बस्ती के 2 प्रतिभों का उल्लेख कीजिए। प्रवसन के 2 क्या होगा यानी अपकर्षक कारों का उदाहरण दीजिए। प्रवसन का जो अर्थस्प कीजिए है ना, गंदी बस्ती से आप क्या समझते हैं, ये आप लोग का यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब हम लोग इसका क्या करते हैं बाबू, इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर क्यों आप देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पहला क्वेश्चन क्या था, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन था ना। देखिए आपके इसके सामने आपके स्क्रीन पे इसका आंसर आ गया। ठीक है, एकदम आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से मैं जो आपको समझा रहा हूं। देखिए अगर आप किसी भी क्षेत्र का या किसी भी है ना किसी भी देश या किसी भी राज्य का अगर जनसंख्या घनत्व निकालते हैं तो कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल किया जाता है ना। ये सिंपल और साधारण भाषा में आप लोग अगर लिख सकते थे, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल लिख सकेंगे तो उसमें भी आपको आंसर नंबर मिल जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इसका यहाँ आंसर है। देखिएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बिल्कुल सत्य है बात है ना, चाहे आप किसी भी राज्य या किसी भी देश का निकालेंगे तो उसमें कुल जनसंख्या जितना होगा उसमें से जितना उसका क्षेत्रफल उसमें भाग लगाया जाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व बच्चों पता है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे ज्यादा अपना भारत में जो है किसका बच्चों, बिहार का है, जिसमें 1100 व्यक्ति है ना, अपना बिहार का बच्चों है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है निवास करते हैं। और सबसे कम किसका बच्चों, तो सबसे कम की अगर बात करें और देखिए ये प्रदेश में सबसे अधिक है। और दूसरी और बच्चों अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जहां जो है 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन का आपका आंसर ये मिल गया आपको, आंसर की यानी जनसंख्या घनत्व क्या है, तो उसका आंसर क्या आप लोग को यहाँ मिल गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था बच्चों, कि साक्षरता दर किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है ना कि साक्षरता दर किसे कहते हैं, तो किसी विशेष क्षेत्र की किसी विशेष है ना समय अवधि में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या का कुल प्रतिशत जो पढ़ और लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जनसंख्या जो है दर जो है निकाला जाता है कैसे, यानी बच्चों यानी साक्षरता दर कैसे निकाला जाता है, यानी किसी भी है ना किसी भी क्षेत्र या किसी या देश या किसी राज्य की अगर बात करें तो वहां के है ना कुल जनसंख्या में यानी कम से कम यानी 7 वर्ष सॉरी यानी आयु की जनसंख्या का कुल कितना यानी है ना प्रतिशत जो पढ़ लिख सके, यानी कम से कम उसका उम्र कितना होना चाहिए, 7 होनी चाहिए। और वो क्या यानी पढ़ और लिख सके खुद से वो जो है ना, तो वो क्या आ जाएगा, किसके अंतर्गत आ जाएगा बच्चों, साक्षरता दर के अंतर्गत आएगा। अब देखिएगा देश भर में साक्षरता दर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बच्चों भिन्नता है। जैसे कि 2011 की 15वीं औद्योगिक जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर बच्चों 74 पॉइंट है ना 0
4% है, जबकि केरल का बच्चों सबसे अधिक किसका है, केरल का अपना भारत में साक्षरता दर, ये तो पता ही होगा 90% यानी प्लस है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, साक्षरता दर के बारे में बताया। चलिए आप तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। यही क्वेश्चन था ना आपका, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं, जो कि आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए मानव विकास सूचकांक के बारे में। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक जो निकाला था बच्चों, कौन निकाला था, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जिसका बच्चों कौन थे, डॉक्टर महबूबुल हक ने इसका प्रतिपादक है, और यही जो मानव विकास सूचकांक का जो प्रतिपादन किए थे। देखिए मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए 3 चीज पर ध्यान रखा जाता है। पहला क्या, स्वास्थ्य और क्या साक्षरता दर और संसाधन तक उसका पहुंच कितना है, इसके माध्यम से बच्चों क्या निकाला जाता है, साक्षरता दर मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। मानव विकास सूचकांक एसडीआई की अगर बात करें, ह्यूमन है ना डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें बच्चों, तो ये मानव विकास का प्रमुख आयाम में से जो औसत उपलब्धियों का क्या होता है बच्चों, सारांश माप है। एक लंबा और स्वास्थ्य जीवन जैसे कि ज्ञानवान है ना होना और एक सभ्य जीवन स्तर होना, एसडीआई है ना, तीनों आयामों में से प्रत्येक के लिए जो है सामान्यीकृत सूचकांक के जो है ना ज्यामिति माध्य है बच्चों, माध्य निकालते हैं। तीनों चीजों को देख करके बच्चों ना किसी भी देश या किसी भी राज्य का क्या निकालते हैं बच्चों, है ना, जनसंख्या क्या निकालते हैं, घनत्व मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है चीजें आपको बाबू अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखेंगे बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या था, गहन निर्वाह कृषि क्या है, यही क्वेश्चन था ना। तो देखिए गहन निर्वाह कृषि में कृषक अपने छोटे छोटे है ना भूखंडर यानी छोटे छोटे जमीनों पर है ना, और अपने साधारण औजारों के माध्यम से और घर के सदस्य के माध्यम से बच्चों ये खेती किया जाता है, गहन निर्वाह कृषि है ना, खेती करता है। इस खेती में जो अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और क्या होगा, उवर मृदा है ना वाले खेत होते हैं। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। इसमें चावल है ना मुख्य फसल होती है तथा अन्य फसलें जैसे गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल होते हैं। तो ये हो गया आपका गहन निर्वाह कृषि के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बाबू, क्या देखेंगे इसमें, अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तृतीय गतिविधि। यानी तृतीय गतिविधि क्या है बच्चों, जो सेवा हमें क्या प्रदान करता है, वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आएगा, जो हमें क्या करता है, सेवा प्रदान करता है। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि बैंक आ जाएगा इसमें आपका, यानी व्यापार हो जाएगा है ना, परिवहन आ जाएगा, हमें जो है सेवा प्रदान करता है। तो ये देखिए तृतीय क्रियाकलाप के आपको उदाहरण बताना है ना, तो ये आप लोग को बहुत ही आसानी से आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या था आप लोग को बच्चों, तो ये था आपका यानी तृतीय क्रियाकलाप के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे इसका, है ना। क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया है। तो देखिएगा अगर तृतीय क्रियाकलाप के बारे में क्वेश्चन कहता है, एक मिनट, हाँ, तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण मांगा है। बस बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही लिख दिए हैं, इसमें आपको नहीं लिखना है, मात्र इसका 2 उदाहरण, जैसे कि परिवहन दे दीजिएगा, बैंक दे दीजिएगा, संचार, अन्य जीवन। तो ये आप लोग 2 ही मांगा है तो 2 ही दीजिएगा, इसका ज्यादा नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का सॉल्व हो गया। अब देखेंगे बच्चों क्या है, मानव भूगोल की है ना विधि की उपशाखा है ना, तो हम लोग बात करेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन को देखना आपको, यानी कौन सा क्वेश्चन पेपर का 7वां नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा, तो वहां क्या मांगेगा 7वां नंबर क्वेश्चन में, मानव भूगोल की 2 है ना क्या है ना उपागमों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए मानव भूगोल की 2 है ना विधि उपागम है, जिसमें से बच्चों विभाजित है, जैसे कि सांस्कृतिक आ जाएगा, जनसंख्या आ जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आ जाएंगे। तो ये चीज आप लिख लीजिएगा, तो यहाँ से भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल परिवहन है ना। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या था, जल परिवहन के 2 लाभ। देखिए जल परिवहन के 2 लाभ क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है कि ये सबसे सस्ता होता है, इसमें पैसा की बचत होती है ना। अब देखिएगा जहाज, बाजार या पाल नाव द्वारा बच्चों है ना महासागर, समुद्र, झील, नहर या नदी या जल परिवहन के अन्य साधनों के माध्यम से लोगों और माल के आवाजाही के रूप में जो है वर्णित किया जाता है, यह है जल परिवहन, इसको कहा जाता है। यहाँ आपसे लाभ पूछा गया है, तो लाभ इसका क्या होगा, यानी समय की क्या होती है, यानी इसमें ट्रैफिक की यानी खतरा नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है, पैसा की बचत होती है, जिसमें सामान ज्यादा ढोया जाता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग का क्या होगा है ना, 2 प्रादेशिक भूगोल के बारे में लिखना है। तो देखिए प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार की मददों में जो है भौगोलिक समीपीय समरूपता और है ना पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए हैं। आज 120 प्रादेशिक व्यापार समूह विश्व में 52% व्यापार का जनन करते हैं, है ना। अब देखिए रेखिक प्रतिरूप, देखिए रेखिक आप लोग से क्या पूछा गया है, 2 यानी प्रतिरूप के बारे में बताना, एक रेखिक प्रतिरूप बता दीजिएगा और एक क्या आयताकार, एक वृत्ताकार। देखिए बस इतना ही बताना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं लिखना है आपको। रेखिक प्रतिरूप लिखना है, दूसरा क्या लिखेगा, वृत्ताकार प्रतिरूप लिखेगा, बस यही 2 चीज लिखना आप लोग को, बस और कुछ नहीं। अब 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रवास के 2 अपकर्षक कारक। पहला अपकर्षक कारक की अगर बात करें तो जिसमें आपका क्या आ जाएगा, प्रवास के बच्चों है ना कुछ अपकर्षक कारक है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, प्रवास आमतौर पर कई है ना कारकों के कारण होता है, जैसे कि धकेलना और खींचना, है ना। अब देखिए प्रवास के लिए प्रतिकर्षक कारक वे होते हैं जो लोगों
को जो है किसी जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यानी प्रेरित करता है या आकर्षित करता है, तो इनको भी आप लोग लिख लीजिएगा। यानी प्रवास के दो अपकर्षक कारक अगर देखेंगे तो जैसे आप लिखिएगा क्या, यानी है ना, क्या लिखिएगा, रोजगार लिख लीजिएगा, है ना, उसके बाद क्या है ना, स्वास्थ्य शिक्षा लिख लीजिएगा, शिक्षा का बेहतर स्तर होगा तो जाएगा लोग, है ना, उसका यानी जल भी लिख सकते हैं, कोई भी लिखेंगे तो आपका जो है लिख सकते हैं ये, लेकिन यहाँ गलत दिया हुआ इसका इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे देखिएगा, प्रवास का अर्थ क्या होता है। देखिए किसी व्यक्ति या लोगों का एक देश से इलाका अपने निवास स्थान को छोड़ करके दूसरे निवास स्थान में बसने को ही जो क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। और ये मुझे लगता है ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन था बच्चों, और आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन को भी जो है नोट कर लीजिएगा, है ना। तो प्रवास का अर्थ था जो कि आप लोग का है ना लघु उत्तरीय में से आप लोग का 10 नंबर का आंसर आप लोग को मैंने बता दिया, ठीक है। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय का मेरे पास तो प्रश्न पत्र नहीं आया था इसलिए उसका नहीं बनाया, तो आप लोग को मात्र 10 ही देना है और यहाँ से आपका 20 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग जो है उसका सब्जेक्टिव लिख लीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय का बहुत ही आसानी होगा। तो बच्चों ये था आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। आप लोग का इसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कितना रहेगा, है ना, प्रश्न आपका प्रश्न कितना देखने को मिलेगा, 70 देखने को मिलेंगे। उसमें से आपको यानी OMR शीट पर कितने प्रश्नों का आपको आंसर देना है, 35 यानी 35 प्रश्न का ही आपको आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें देख पा रहे बच्चों कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप लोग इसका सही आंसर दे पाइएगा क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आपको बताइए होगा नोएस्टीन बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे बाबू, ठीक है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो नोएस्टीन बिल्कुल इसका सही होगा, या नोटिस्टीन हो गया है ना। तो इसका बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है मानव भूगोल, है ना। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच है ना परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था। तो देखिए आप लोग को मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में बताया कि कुमारी सैंपल होगा और यहाँ आपका सैंपल सिद्ध दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देखिए क्वेश्चन आगे देखना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो बिल्कुल आपको मैं जो है कई बार बताया, आपको पता ही होगा दक्षिण पूर्वी एशिया ये जो क्षेत्र बच्चों क्या है सबसे ज्यादा जो क्या है ना सघन जनसंख्या पाया जाता है, कहां पे, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में, ठीक है। तो ये चीजें नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 देखिएगा बाबू, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या जो है 6 अरब हुई थी। तो ये बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे। 1999 में जो है क्या बच्चों विश्व की जनसंख्या कितना नहीं 6 अरब हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, वही क्वेश्चन आपका यहाँ है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित जो है बच्चों वो किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा बच्चों है ना जनसंख्या केंद्रित है। तो बताइएगा इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे। देखिए अगर बात की जाए तो विश्व की जनसंख्या सबसे ज्यादा जो केंद्रित है तो वो कौन सा, पठारी क्षेत्र में नहीं देखने को मिलेगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में भी नहीं, ये बच्चों मैदानी प्रदेशों में बच्चों ये आपको जो है ना सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं बच्चों। तो किस प्रदेश में, तो हम लोग जानते हैं कि रोपण कृषि के अंतर्गत आता है बच्चों, ये रबर किस कृषि के अंतर्गत आएगा, रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना बाबू, इसको आप लोग 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिए या इसका आंसर क्यों नोट कर लीजिए, जाकर के आप हूबहू आप जो है क्वेश्चन पेपर को छाप दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि अंगूर की खेती जो कहलाती है वो क्या कहलाती है। देखिए हम लोग जानते हैं अंगूर की खेती जो है विटीकल्चर कहलाता है, इसका सही जवाब हो जाएंगे। सीरीकल्चर जो कहा जाता है बच्चों रेशम, पिसीकल्चर तो आप लोग मत्स्य उत्पादन जानते ही है। चावल की खेती संबंधित बच्चों किन से, देखिए चावल की खेती जो आपका आ जाएगा ये किसके अंतर्गत आएगा, रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा, मिश्रित कृषि नहीं होगा, ट्रक नहीं, ये जो आता है बच्चों गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आएगा। तो ये आप लोग का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था। बच्चों देखिए प्राचीनतम जब है ना किसी चीज का विकास नहीं हुआ तो लोग उस टाइम बच्चों क्या करते थे, है ना आखेट एवं संघरण के माध्यम से क्या करते थे, ये जो है क्रियाकलाप था, है ना, 2 प्राथमिक क्रियाकलाप के ही अंतर्गत आता है ये। चलिए देखिएगा एसन कहां है बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोगों को पता होगा एसन जो है कहां पे स्थित है, जर्मनी में स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, है ना डैन्यूब जलमार्ग जो बच्चों कहां पे अवस्थित है, डैन्यूब जलमार्ग के बारे में आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या एशिया में है ना। तो फटाफट बताइएगा इसका सटीक आंसर क्या हो जाएंगे बाबू, जल्दी से बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए ये आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, बस आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से जाकर के आप लोग इसका सारा आंसर की को जो आप लोग यानी है ना नोट करके आप जो पेपर में सिर्फ जाकर के छाप लीजिएगा, ठीक है बाबू। तो इसका आंसर आपका यूरोप हो जाएगा, जो बच्चे आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल यूरोप करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया, जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको जो है
है ना मिल जाएंगे 9162055090 बच्चों, ठीक है। इस नंबर पे आप जो है संपर्क कीजिएगा, आपको क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा, जो कि अभी बहुत कम पढ़ाई से इसका, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको जो है ना ये सारी चीजें आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए है ना, ओके, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देखेगा। सुएज नहर जो जोड़ता है बच्चों किसको कहां से जोड़ता है, जल्दी बताएंगे। देखिए ये सुएज नहर की बात हो रही है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली आप सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। भूमध्य सागर को जो है ये लाल सागर से जोड़ते हैं, और इसका सही और सटीक जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए, बिल्कुल बाबू करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। सुएज नहर जो जोड़ता है ये तो बता ही दिया आप लोग का। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, पोर्ट सईद कहाँ है ना, पोर्ट सईद के बारे में आप लोग को बताना है 13 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोग जानते हैं पोर्ट सईद जो है बच्चों कहाँ पे होगा, मिस्र में, और उसका सही जवाब का क्या हो जाएगा, मिस्र, यानी ऑप्शन आप लोग का बाबू डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दो देशों के बीच वस्तुओं के, है ना, वस्तुओं के सेवाओं के आदान प्रदान क्या कहा जाता है, उसको कहता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि राइन जलमार्ग जो है कहां पे स्थित है बच्चों, तो राइन जलमार्ग के बारे में आप लोग को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 राइन जलमार्ग के बारे में बताइए, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो इसका बता रहे कि सर जर्मनी में, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, यानी राइन जलमार्ग जो होगा बच्चों वो जर्मनी में हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जर्मनी जो है बताएं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि जापान में नगरीय बस्ती के लिए जो न्यूनतम जनसंख्या क्या है। देखिए ये जो है ना, ये क्वेश्चन अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा, लेकिन यहाँ का 40,000 है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीप रेलमार्ग जो बच्चों जोड़ता है किनको कहां से जोड़ता है, जल्दी से बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप बताइएगा, ठीक है। तो मुझे बताया डार्विन से मेलबर्न बता रहे हैं, और सिडनी बता रहे हैं कुछ बच्चे, जल्दी बताएंगे इसका सही जवाब का क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का जो पथ से सिडनी से जोड़ता है, ये आप लोग का बिल्कुल सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीप रेलमार्ग जो जोड़ता है वो किनको कहां से जोड़ता है, तो ये तो बता ही दिया आपको, पथ से, है ना, सिडनी, है ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ब्रोकन हिल निम्न में से किस का उदाहरण है बच्चों, जल्दी बताइएगा। ब्रोकन हिल के बारे में आप लोग बताइए, जल्दी बताइएगा। चलिए मुझे पता है इसका सही आप लोग का आंसर होगा, आप लोग बता रहे कि सर खनन जो है, बिल्कुल खनन नगर, है ना, ये आपका यानी क्या होगा, खनन नगर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है मसाई क्या है बच्चों, मसाई एक क्या है, जनजाति है, ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। मसाई क्या है, एक जनजाति है, तो इसका आंसर आपका ए, बिल्कुल सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जनजाति। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन जो है तमिलनाडु का मैनचेस्टर है, तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं कोयम्बटूर को जो है तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो आप लोग को बता दिया। चलिए सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है, तो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, है ना, 21 का आप देख पा रहे हैं, सुंदरवन के बारे में आप लोग से पूछा गया, तो बिल्कुल याद रखिएगा सुंदरवन कहां पे, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नगरीय बस्ती के लिए जो न्यूनतम जनसंख्या कितना है, तो ये तो बिल्कुल आपको जो है ना, कहां के, भारत में नगरीय बस्ती के लिए बच्चों बताना, जल्दी बताएंगे, भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम, है ना, कितना होनी चाहिए, जल्दी बताइएगा। चलिए तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएंगे बच्चों, जल्दी बताइएगा, करेक्ट आंसर बताएंगे, तो इसका 5000 जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए देखिए अंकलेश्वर तेल क्षेत्र बच्चों कहां पे अवस्थित है, तो हम लोग जानते हैं अंकलेश्वर जो है गुजरात में पड़ता है, और इसका सही और सटीक जवाब हो जाएंगे गुजरात, ठीक है बाबू। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको और साफ दिखेंगे, है ना, एकदम बहुत अच्छे से आंसर दे पाइएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि हुबली किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो हुबली के बारे में आप लोग को बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि हुबली के बारे में आप लोग सही आंसर दे पाइएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा हुबली के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं हुबली आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना या कर्नाटका या तमिलनाडु में, ठीक है। तो चलिए बताइए, हुगली नहीं है, हुबली के बारे में बताना है आपको। चलिए बहुत बढ़िया जी, ओके। चलिए आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कर्नाटका में हुबली पड़ता है, और ये बिल्कुल सही है। और हुगली जो आता है वो कहाँ पे पड़ता है, हुगली के बारे में पूछेंगे तो याद रखिएगा हुगली पश्चिम बंगाल में पड़ता है, हुबली जो है कर्नाटका में। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना का राजधानी कहाँ है, तो हम लोग जानते सब जानते हैं कि तेलंगाना का राजधानी कहाँ पड़ता है, तो तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद हो जाएगा, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन जो है मुक्त आकाश नीति से संबंधित है, तो वायु परिवहन जो है मुक्त आकाश नीति से संबंधित हो जाएगा, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण बस्ती में किस कार्य की प्रधानता होती है। देखिए हम लोग जानते हैं, मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में बताया, ग्रामीण लोग जो बच्चों किस कार्य पर जो लोग निर्भर रहते हैं, तो कृषि कार्य में लोग जो है निर्भर रहते हैं, व्यापार पे नहीं है, तो तृतीय सेवा में के अंतर्गत आ जाएगा, विनिर्माण द्वितीय में आ जाएगा। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हरित क्रांति संबंधित है बच्चों, तो हरित क्रांति बिल्कुल याद होगा आप लोग को, ये खदान जो है खदान उत्पादन से संबंधित है, और ये MS स्वामीनाथन इसका क्या है बच्चों, है ना, संबंधित हो जाएगा। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो उत्तर भारत में नलकूप बच्चों सिंचाई का मुख्य स्रोत है, ये चीजें नोट कर लीजिएगा 29 का। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सलेम बच्चों संबंधित है किससे, तो देखिए सलेम की अगर बात की जाए तो सलेम बच्चों ये कहां पे किससे संबंधित है, इस्पात से, और सलेम कहां पे है,
तमिलनाडु या मध्य प्रदेश होगा, जल्दी बताइएगा। चलिए आगे देखिए, सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता है कि मैंने कई बार आप लोगों को बताया, सोना उत्पादन जो है कर्नाटक जो है बच्चों प्रथम स्थान पे आता है, कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है ना, सिंगरेणी बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंगरेणी के बारे में बताइएगा आप लोग, 32 का बताना है आप लोग को, जल्दी बताइए सिंगरेणी के बारे में क्या हो जाएगा आंसर। चलिए सिंगरेणी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। देखिए सिंगरेणी के बारे में आप लोग बता रहे हैं कि कोयला के लिए है, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का, सिंगरेणी बच्चों ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए कहता है कि सोलापुर से कुछ उद्योग के लिए जाना जाता है। देखिए सब जानते हैं कि सोलापुर बच्चों जानते हैं किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए जो ये फेमस है ना, तो ये बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये सभी का क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाया हुआ है, अगर आप मेरे साथ अगर क्लास करते होंगे तो आपको पता ही होगा। अगर आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का आपको जो हेल्प की जाएगा है ना आपका फाइनल 2025 का परीक्षा में, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि सोलापुर से, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आगे देखेंगे कहता है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट के बारे में आप लोग बताइएगा बच्चों, इसका क्या हो जाएगा है ना, तो बालाघाट के बारे में बताएंगे क्या हो जाएगा बाबू, सही और सटीक आंसर बताइए, बालाघाट के बारे में बताइएगा है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, बालाघाट के बारे में बताइए, ठीक है। तो बालाघाट कहां पे? मध्य प्रदेश होगा या आपका यानी छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। चलिए मध्य प्रदेश होगा बिल्कुल। आगे देखिए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है बच्चों? तो जल्दी बताएंगे, 35 का आपका क्या हो जाएंगे है ना, तो ये हो जाएगा आपका यानी नर्मदा नदी पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये बच्चों देखिए 70 में से आप लोग को कितने का 35 का ही आंसर देना होता है, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, लेकिन सभी क्वेश्चन को आप लोग कवर कर लीजिए। ये आपका सिर्फ जो सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही जो आपका कभी कभी जो है बोर्ड एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए जो है सभी क्वेश्चन को आप लोग कवर कर लीजिए। 36 देखिएगा, अम्लीय वर्षा का संबंध बच्चों किस प्रदूषण से होता है? तो अम्लीय वर्षा जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे, एकदम रसगुल्ला वाला प्रश्न पूछा है बाबू आपको। खरीफ फसल जो है बुआई जाती है बच्चों, कब से कब ये बोई जाती है? जल्दी बताइए, खरीफ फसल के बारे में आप लोग को बताना है। चलिए बहुत बढ़िया जी, तो खरीफ फसल की बात की जाए तो जून जुलाई, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सही और सटीक आंसर हो जाएंगे बाबू, जो बच्चे जून जुलाई बता रहे हैं इसका सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए गेहूं फसल का उदाहरण बच्चों, तो गेहूं जो है किस फसल का उदाहरण है? कौन सा फसल होगा गेहूं? तो ये बच्चों आपका रबी फसल के अंतर्गत आ जाएगा, ये चीजें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या कहता है? गेहूं तो ये तो बता ही, जूट के उत्पादन में कौन राज्य जो प्रथम स्थान पे आता है? जूट उत्पादन में हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल, और देशों में बांग्लादेश आता है, ये चीजें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन जो है गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो देखिए गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा जो बच्चों कौन सा राज्य करता है? तो ये आप लोग को भली बात अच्छे से पता होगा कि उत्तर प्रदेश जो है गन्ना का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा करता है, उत्तर प्रदेश। और ये भी आपको पता होना चाहिए है ना कि यहाँ चीनी का उत्पादन भी ज्यादा होता है, और गन्ना से ही जो चीनी निकाला जाता है ये भी आप लोगों को मालूम ही होगा। क्वेश्चन देखेंगे तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है ना, आप बताइए तालचेर के बारे में क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी से बताइएगा। तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो बच्चों ये जो उड़ीसा में पड़ता है, और इसका सटीक आंसर ऑप्शन आप लोग का बाबू डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी के कुल जल के कितना प्रतिशत लवणीयता है बच्चों? जल्दी बताएंगे, 42 का आप लोग का क्या हो जाएंगे आंसर है ना, तो जल्दी बताइए 42 का आप लोग को बताना है क्या हो जाएंगे इसका आंसर, बिल्कुल 97% है ना, बिल्कुल ये आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है इसमें कि निम्न से कौन जो धात्विक खनिज नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि धात्विक खनिज इनमें से आपका कौन सा नहीं है ना, तो मुझे पता है कि आप लोग का बिल्कुल सही जवाब होगा, धात्विक खनिज के बारे में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया जी, तो अभड़क एक धात्विक खनिज नहीं है, अभड़क क्या होगा बाबू, ये धात्विक खनिज नहीं है, और इसका सटीक आंसर ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको सही देखेंगे। बाबा बुदन की पहाड़ी बच्चों किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटका में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया जी, आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही और सटीक दे पा रहे हैं ना। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है कि भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ पे है। देखिए भद्रावती के बारे में आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि भद्रावती के बारे में आप लोग सही बता पाइएगा, जल्दी बताएंगे। तो देखिए भद्रावती जो है बच्चों ये कर्नाटक में है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे कर्नाटक, ठीक है। तंबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तंबा उत्पादन में बच्चों जल्दी बताइएगा, तो जल्दी बताइए तंबा उत्पादन में जो प्रथम स्थान पे आता है वो मध्य प्रदेश आता है बाबू, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, बस आपको कितना 35 ही इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। आगे देखिए तंबा का उत्पादन में तो ये तो आप लोग बता दिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहां पे है बच्चों बताइएगा, जल्दी बताएंगे। तेल शोधक कारखाना, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना बच्चों कहां पे है? जल्दी बताएंगे। जामनगर, बिल्कुल ये आप लोग बता रहे हैं बच्चों, जामनगर या बरौनी कहां होगा? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल आप लोग का सही और सटीक आंसर होनी चाहिए बच्चों, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के आयुलिंग पिरामिड का संकीर्ण आधार जो है सुंडाकार शीर्ष है? तो बच्चे बताइएगा कौन सा देश का है, तो ये बताएंगे आप लोग। इसका आंसर नाइजीरिया है ना, या आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों, नाइजीरिया, जापान का होगा, जापान का, सॉरी जापान का हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि पनामा नहर में कितना जो है ना जल क्या हो जाएगा, यानी जलबंधक तंत्र है, तो ये बिल्कुल आप लोग को पता होनी चाहिए है ना। तो ये जो होगा आपका यानी लगभग 6 है, ठीक है, तो ये 6 नोट कर लीजिएगा आप लोग। भारत में क्या हो जाएगा, यानी प्रवर्धन के निम्नलिखित धाराओं में से जो कौन सी धारा पुरुष प्रधान है ना। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ धुंधला दिख रहा है कि निम्नलिखित धाराओं में से जो है ना कौन सा धारा जो पुरुष प्रधान है। तो देखिए पुरुष जो जाता है क्या करने के लिए आता है, काम और रोजगार के लिए जाता है। कहाँ से, खास करके आप देखिएगा ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है कहाँ जाते हैं, तो नगरी की ओर जाते हैं, तो ग्रामीण से नगरी हो जाएंगे। ये चीजें नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कहलाता है, ठीक है। भारत में प्रवास के निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? तो ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से बता दिए। ग्रामीण से नगरी है तो मैंने बता दिया। मानव भूगोल में कौन सा उपागम न्यूनतम है, ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा, इसका सही जो आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा उत्तर आधुनिकवाद, यानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है ना। क्वेश्चन कहता है किस वर्ष भारत में टेलीविजन का प्रसारण हुआ था बच्चों? तो भारत में टेलीविजन का प्रसारण जो हुआ था ये कौन सा वर्ष हुआ था, ठीक है, इनके बारे में आप लोग बताइए। चलिए तो ये बिल्कुल आप लोग का सही आंसर होगा 1959 या 1976 में। तो टेलीविजन का प्रसारण बच्चों है 1959 को हुआ था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आप लोग का ए सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि किस देश में रेल मार्गों का जाल का सघनतम घनत्व है? देखिए सबसे ज्यादा जो है जाल का सघनतम घनत्व जो पाया जाता है बच्चों कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। और बिल्कुल इसका और दूसरा स्थान पे कौन सा आता है बच्चों, चीन आता है। और तीसरा स्थान पे कनाडा आता है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और पांचवा स्थान में चौथा स्थान में अपना भारत आता है, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न से कौन जो है मानव विकास से स्तंभ है? तो मानव विकास से जो आपका स्तंभ जो आता है मानव विकास का वो कौन कौन सा आता है? तो उसमें समता भी आ जाएगा, सशक्तिकरण आ जाएगा, सतत पोषणता, इसमें से उपयुक्त में से सभी बाबू इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्न में से जो है कौन सा मानव विकास के स्तंभ है? तो ये मैंने बता दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विस्तार बताइएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बारे में आप लोग बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, है ना। तो देखिए ये जो होगा आपका यानी सदिया, ये हो जाएगा आपका सदिया से धुबड़ी से तक, यानी बिल्कुल इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएंगे बाबू। जितने सारे बच्चे बताएं बिल्कुल आप लोग का 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा अरब सागर की जो है रानी के रूप में जाना जाता है? तो अरब सागर के रानी के रूप में जो है कौन सा बंदरगाह जाने जाते हैं, ये चीजें आप लोग को बतानी है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका कोचिन हम लोग जानते हैं कि अरब सागर के जो है रानी के रूप में जानी जाती है। परिवहन का कौन सा साधन जो है ना दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करता है बच्चों, वो कौन सा जो है आपका होगा, ठीक है। कौन सा परिवहन होगा जो दरवाजे से तक आपका जो है नहीं वो ये करता है, तो वो हम लोग जानते हैं वो कौन सा हो जाएगा बच्चों। तो सड़क परिवहन के ही माध्यम से आपके दरवाजे तक जो है ये सेवा दी जा सकती है। जैसे कि वायु परिवहन में तो आपको हवाई अड्डा तक ही जो है ये सीमित रहेगा, है ना। उसके बाद आपका रेल परिवहन रेलवे स्टेशन तक ही सीमित रहेगा, जल परिवहन नदियों तक ही सीमित रहेगा, लेकिन सड़क परिवहन आपका घर तक आ जाता है ना। ये परिवहन जो आपका स्थल मार्ग के अंतर्गत आता है। चलिए तो आप लोग को ये तो दरवाजा तक आपको नोट कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, यानी सड़क परिवहन आ जाएगा। निम्न पत्तनों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? तो बताइए पश्चिमी तट पर अवस्थित जो आपका यानी कौन सा पतन होगा, जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि पश्चिमी तट पर आपका जो है कौन सा स्थित होगा, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप लोग का पश्चिमी तट तक अवस्थित के बारे में आप लोग को बताना है, तो ये मुंबई बिल्कुल आप लोग का बाबू सटीक आंसर हो जाएंगे। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन जो है ना एजेंसी स्थापित चतुर्भुज के निर्माण एवं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिखता है, इसको स्किप करता है क्योंकि हम लोग को 70 से 35 का ही आंसर देना है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर लेते हैं। इटारसी उदाहरण है बच्चों किसके लिए, है ना। इटारसी के बारे में बताइएगा, इटारसी के बारे में बताइए बाबू, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो इटारसी बच्चों ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये परिवहन नगर है, ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका जो है परिवहन नगर हो जाएगा। ये चीजें नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से जो कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है? इसमें से आपका प्राचीन नगर का उदाहरण कौन सा नहीं होगा, जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों। तो प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं होगा, तो ये होगा आपका यानी ना क्या हो जाएंगे, वाराणसी, जमशेदपुर या प्रयाग या मदुई, ठीक है। तो नहीं के बारे में बताना है, तो जमशेदपुर आपका जो नहीं होगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है कि डेसिबल मापन किया जाता है। देखिए डेसिबल से जो क्या मापा जाता है ना, वायु प्रदूषण को जो किससे मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, वायु प्रदूषण को। तो वायु प्रदूषण को या ध्वनि प्रदूषण को, जल्दी बताएंगे, है ना। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है, पहले ये बताइए आप लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए मुझे लगता है कि आप लोग इसका सही तरीके से आप लोग इसका आंसर दे पाइएगा, है ना, जल्दी बताएंगे। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है, तो ये डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल देखिए
आप लोग बिल्कुल डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को, इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगर आप लोग की तैयारी बच्चों नहीं हो पा रही, इस चैनल की मदद से आप लोग अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग जितने सारे बच्चे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि कितना लड्डू वाला प्रश्न आपका सेंटअप एग्जाम में आपको लग रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं। अब देखिए भद्रावती का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा, भद्रावती के बारे में बताइएगा, भद्रावती का संबंध किससे हो जाएगा। तो ये भद्रावती का जो संबंध होगा बच्चों वो किससे हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया जी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी। इस्पात के निर्माण के लिए जो ये फेमस है तो आप लोगों को पता ही होगा, तो ये लोह इस्पात के लिए, और इसका सटीक आंसर आप लोग का हो जाएंगे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन रेडियो है ना, रेडियो सक्रिय खनिज है बच्चों, जल्दी से बताइए, है ना, क्या हो जाएंगे इसका 70 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी बताएंगे। देखिए इसमें से आप लोग को 35 का ही क्वेश्चन का आंसर देना था बच्चों, और बहुत अच्छे अंदाज में इसका आंसर दे पा रहा है आप लोग, बहुत बढ़िया जी। जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सटीक आंसर, बताइएगा आप लोग बाबू, करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग का जो है थ्योरियम बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो मैंने आपको जो है 70 क्वेश्चन प्रोवाइड किए, उसमें से आपको मात्र 35 का ही आंसर देना है, ओएमआर शीट पर आपको फिल करना है। और आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए जो ये 70 क्वेश्चन जो आप लोग यानी है ना सॉल्व किए, उसमें से खुद से कितने आंसर का आप लोगों को आंसर मालूम था पहले से, आप लोग ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो चलिए गाइस यहीं तक इस क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।